पीसीओएस और वेट गेन के कनेक्शन को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि पीसीओएस बेसिकली है क्या। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को ये कंडीशन होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता, और जिन फीमेल्स को पता होता है कि उन्हें पीसीओएस है, उन्हें ये नहीं पता होता कि बेसिकली पीसीओएस है क्या। पीसीओएस कुछ लोग इसे पीकोज, पीसीओज वगैरह जो भी वटएवर जो भी कहते हैं, तो इसका मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि ओवरीज के फंक्शन को इफेक्ट करती है और हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब करती है, और स्टडीज के मुताबिक ये हर 10 में से एक फीमेल को मुतासर करती है। ओवरीज जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा ओवरीज जो हैं वो छोटी मिकदार में मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेल बॉडी में भी थोड़ी सी मिकदार में जो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, इसी तरीके से फीमेल बॉडी में भी बहुत कम मिकदार में मेल हार्मोन्स होते हैं जिन्हें एंड्रोजन्स कहा जाता है। फीमेल ओवरीज जो हैं वो हर मंथ एक एग रिलीज करती हैं टू बी फर्टिलाइज्ड बाय मेल स्पर्म, और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि FSH और LH, जो कि ओव्यूलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ये जो FSH है ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है फोलिकल प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि एक ऐसा सैक होता है जो एग कंटेन करता है, और दूसरी तरफ जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ओवरी को ट्रिगर करता है मैच्योर एग रिलीज करने के लिए। अब ये जो PCOS है ये इस सारे ओव्यूलेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, इसके साथ मैनिपुलेट करता है। इससे क्या होता है कि ओवरीज के ऊपर सैक्स बन जाते हैं जिसे आबले या सिस्ट कहा जाता है, जिसके मुतद्दिद एक से ज़्यादा जो है सिस्ट बन जाते हैं, इसीलिए इसे पॉलीसिस्टिक कहते हैं। अब एक ओवरी या दोनों के ऊपर जो है कुछ सैक्स बन जाते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये ओवरियन सिस्ट है और ये नॉर्मल ओवरी है। अब ये जो सैक्स हैं ये बेसिकली फोलिकल्स होते हैं और इनमें इमैच्योर एग्स होते हैं, और ये जो एग्स हैं ये कभी मैच्योर नहीं होते। सिस्ट जो है फोलिकल के अंदर मौजूद एग्स को मैच्योर नहीं होने देते, और इस तरीके से जो ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है। अब ये जो लेक ऑफ ओव्यूलेशन का प्रोसेस है ये हार्मोन्स के साथ डिस्टर्बेंस पैदा करता है, एस्ट्रोजन के साथ, प्रोजेस्टेरोन के साथ, ये FSH के साथ, LH के साथ, और जो प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन लेवल्स हैं वो डिप कर जाते हैं, वो लो हो जाते हैं, और जो एंड्रोजन लेवल्स हैं जो मेल हार्मोन लेवल्स हैं फीमेल्स में वो जो है इंक्रीज हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तो इससे वैसे तो बहुत सारे मामला ख़राब होते हैं, लेकिन मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, स्किप होना शुरू हो जाते हैं, या इरेगुलर या हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ओव्यूलेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब होने की वजह से जो प्रेगनेंसी है उसमें डिफिकल्टी आना शुरू हो जाती है। उसके साथ ही जो मेल हार्मोन एंड्रोजन्स हैं उनके इंक्रीज होने की वजह से जो अनवांटेड हेयर्स हैं, फेशियल हेयर्स या अंडर आर्म्स या दूसरे, उनकी काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। वेट गेन जो है एक बड़ा मसला है। 80% जो PCOS सफ़र कर रही होती हैं फीमेल्स वो ओवरवेट या ओबीस होती हैं। उसके साथ ही मेल पैटर्न बाल्डनेस भी आना शुरू हो जाती है इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल्स की वजह से। जो हेयर्स जो हैं सर के बाल जो हैं वो उनमें थिननेस या बाल्डनेस या बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब PCOS का वेट गेन से क्या ताल्लुक है, या जो PCOS से सफ़र कर रही होती हैं लेडीज़ उनके लिए वेट लॉस करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, इतना स्टबन क्यों हो जाता है। इस चीज़ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी हेल्थ कंडीशन है दुनिया की या कोई भी आपके साथ मामला है, आपके बॉडी के अंदर कैलोरीज या एनर्जी पैदा नहीं होना शुरू हो जाती। आपने बाहर से इनटेक करना है तो ही बॉडी ने उसे यूटिलाइज करना है। ये किस्म की हार्मोनल गेम आ जाती है। ये अब PCOS वेट गेन का बाइस कैसे बनती है, इसके लिए सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि PCOS के काजेज क्या हैं। PCOS के दो सबसे बड़े काजेज हैं, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा ओबेसिटी। अब ये तो तय है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा काज जो है ओबेसिटी है। ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिसमें क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन की डिमांड और बढ़ती है, जो कि पैंक्रियाज को मजीद इंसुलिन बनाने का सिग्नल देती है, जिससे क्या होता है कि बॉडी में इंक्रीज्ड इंसुलिन ओवरीज को ट्रिगर करती है मजीद एंड्रोजन्स जो मेल हार्मोन्स हैं उनको बनाने के लिए। उससे फिर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस एक साइकिल की सूरत में चल रही होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो इंक्रीज्ड इंसुलिन या एंड्रोजन लेवल्स हैं वो बॉडी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। क्या होता है कि बार बार बॉडी में इंसुलिन लेवल जो हैं वो स्पाइक और क्रैश कर रहे होते हैं। उसकी सूरत में क्या होता है कि जो आपका हंगर हार्मोन है ग्रेलिन वो डिस्टर्ब होता है, वो स्पाइक कर रहा होता है, जिससे क्या होता है कि ये
मेंटली तौर पे, हार्मोनल तौर पे आपको ईटिंग डिसऑर्डर पैदा कर देता है, इरेगुलर ईटिंग और बिंज ईटिंग जो है वो स्ट्रेस्ड आउट होकर फीमेल जो है वो बिंज ईटिंग और ओवर ईटिंग शुरू कर देती हैं और अनकॉन्शियसली जो वो है ईट कर रही होती है, जिसे ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो एनर्जी बेसिकली बाहर से आ रही होती है, लेकिन वो इमोशनल साइड पे, आपको हार्मोनल साइड पे ये सारी हेल्थ कंडीशन अफेक्ट कर रही होती है। इससे एक इल्यूजन क्रिएट होती है कि पीसीओएस जो है वो सोली आपको वेट गेन करवा रहा है बगैर कुछ खाए पिए या कम खाए। ये सारे सर्कमस्टांसिस जो हैं ये एक किस्म का ईटिंग डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो स्ट्रेस लेवल्स हैं बॉडी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब फीमेल में ये इस तरह के मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हार्मोनल प्रॉब्लम, एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, बाल शेड होना शुरू हो जाएंगे या अनवांटेड हेयर्स बॉडी पे आना शुरू हो जाएंगे या ओव्यूलेशन के प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो फीमेल्स में बढ़ जाएंगे, जो कि कॉर्टिसोल को अटैक करेंगे। कॉर्टिसोल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में और कॉर्टिसोल भी आपके ग्रेलिन लेवल पे जो है वो का बहुत बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है। उसके साथ ही इंसुलिन, कॉर्टिसोल और जो है एंड्रोजन जो है ये बॉडी को एक किस्म के पेंडेमिक में डाल देती हैं, जिससे ईटिंग डिसऑर्डर होना या स्ट्रेस्ड आउट होना या डिप्रेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से फीमेल जो है सफ़र कर रही होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे डाइटिशियंस या ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो उन्हें इन चक्करों में डाल देते हैं कि फ़लाँ डाइट आपने करनी है, ये फ़लाँ मेरे से डाइट ख़रीदनी है पीसीओएस के नाम पे, तो फिर ही आपका वेट लॉस होना है। और उनको एनर्जी बैलेंस का नहीं कंसेप्ट मिल रहा होता, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि मसला कहाँ पे आ रहा है। तो आपको बेसिकली दुनिया जहान की कोई भी हेल्थ कंडीशन है उसका डाइट में, ग़िज़ा में उसका एक ही सोल्यूशन है और वो है एक बैलेंस डाइट और कैलोरिक डेफिसिट, वेट लॉस करना, कम खाना। तो एक ही तरीके से हो सकता है। आप अपने ओवरऑल कैलोरिक इंटेक को ट्रैक करें, कम खाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रखें डाइट को। जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो उनको आप कट डाउन करें, उसकी जगह पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर रिच डाइट रखें, प्रोटीन जो है वो सफिशेंट मिकदार में लें, उसके साथ हेल्दी फैट्स जो हैं वो ऐड करें और अपने जो डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल्स हैं जो उनको कम करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज करें, अपने आप को बिजी रखें फिजिकल एक्टिविटीज़ में। तो हमेशा जो भी हेल्थ कंडीशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या जो यूरिक एसिड है, किसी भी हेल्थ कंडीशन में वेट लॉस करना सबसे बड़ा इलाज है। अगर आप अपनी बॉडी का 10% वेट लॉस कर लेते हैं तो बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देखेंगे उस चीज़ में। ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप इस सारे स्ट्रेस से, ये डाइटिंग के स्ट्रेस से निकलेंगे। स्ट्रिक्ट डाइट जो है वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती, वो बार बार क्रैश कर रही होती है और आप मजीद स्ट्रेस्ड आउट हो रहे होते हैं। कभी आप अंडर ईट कर रहे होते हैं, बहुत खा रहे होते हैं, कभी आप बिंज ईटिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि या तो वेट बढ़ रहा होता है या वेट स्टक हो गया होता है। तो उसकी वजह से इल्यूजन क्या क्रिएट होता है कि ये सब कुछ पीसीओएस की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये आपको हार्मोनल साइड पे अटैक कर रहा होता है, इमोशनल साइड पे अटैक कर रहा होता है। तो इसका हल अपनी ईटिंग को ट्रैक करना, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना और वेट लॉस करना। इसके साथ ही क्या होता है कि इन सारी हेल्थ कंडीशंस की वजह से जो है आप लेज़ी फील करना शुरू कर देते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ शट डाउन होना शुरू होती हैं। कभी आप डाइटों के चक्कर में पड़ के अंडर ईट कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं, आपकी एक्टिविटी शट डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी बैलेंस है आपका वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। आप तो दूसरे वर्ड्स में क्या होता है कि जिसे लोग कहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा, तो वो स्लो नहीं हो रहा होता, बेसिकली वो अडाप्टिव होता है। वो आपको आपकी एक्टिविटीज़ को शट डाउन करना शुरू होता है आपके स्ट्रेस की वजह से, आपके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस की वजह से और आपकी अंडर ईटिंग की वजह से, आपकी स्ट्रिक्ट डाइटिंग की वजह से। अब आप ये सारे डाइट के प्रोसेस को, फूड के प्रोसेस को समझ जाएंगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसको जनरली ट्रीट कैसे किया जाता है मेडिकली, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस पर्पज़ के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो डायग्नोसिस के बाद बताएगा कि आपके लिए क्या ठीक है। लेकिन जनरली इसको बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह जो हैं उनके ज़रिए भी ट्रीट किया जाता है, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह को जो रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मेटफॉर्मिन जो है वो भी इस्तेमाल करवाई जाती है, जो कि बेसिकली डायबिटीज़ की मेडिसिन है। ये इंसुलिन लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद क्लोमिफीन जो क्लोमिड के नाम से आ रही होती है, ये जो है फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। उसका आखिरी हल जो होता है वो सर्जरी होता है, लेज़र या दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट है। तो उम्मीद है कि मैं इस वीडियो के ज़रिए इस हेल्थ कंडीशन के बारे में और इससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं या जो डाइट कल्चर इसके साथ एक अटैच हो गया है, जिसने बहुत ज़्यादा एक किस्म का स्ट्रेस फैलाया हुआ है, मैं उसको कुछ काम डाउन करने में कोई कंट्रीब्यूशन कर पाया होऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।